हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं सर्कल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 10.2। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 1, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर, पहला पॉइंट हमारा। दूसरा, हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो ये बोलता है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की लेंथ, कौन से टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं टू अ सर्कल, आर इक्वल, उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पिकअप करते हैं, वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो भाई सबसे पहले जो भी रीजन यानी जो भी एरिया सर्कल के अंदर है ना, उसे हम बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ सर्कल। जो भी सर्कल के बाहर है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर, और जो सर्कल पर है उसे हम बोलते हैं ऑन द सर्कल। ठीक है भाई, ऑन द सर्कल। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं किसी एक पॉइंट से, ठीक है, सर्कल पर कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाला हूं, तो अब बताओ ये पॉइंट्स कहां पर लाई कर सकता है, कहां पर हो सकता है? तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये पॉइंट या तो सर्कल के इंटीरियर में होगा, या फिर ये सर्कल पर होगा, या सर्कल के बाहर होगा। तीन ही पॉसिबिलिटी है। सही बात है। सपोज कीजिए कि वो जो पॉइंट है वो इंटीरियर में है और मुझे उस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो ट्राई कर लेता हूं एक बार। तो भाई मैंने कहा कि ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे। मैंने कहा बात तो सही है। क्यों सही है भाई? आपने कहा सर देखो, टेंजेंट्स की एक शर्त है कि टेंजेंट सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करेगा, तो कर तो रहा है टच यहां पर। तो मैंने कहा मेरे भाई वो लाइन होती है, टेंजेंट जो होती है एक लाइन होती है, और आप एक बात समझ लीजिएगा, जो लाइन होती है उसके दोनों सिरे यानी दोनों एंडलेस होते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है, समझना बहुत ध्यान से। ये तो होती है भाई लाइन सेगमेंट, मतलब जिसके दोनों हिस्से फिक्स होते हैं। ठीक है। और एक ऐसी लाइन सेगमेंट यानी ऐसी लाइन लाइन होती है, आप मानिए, जिसके दोनों सिरे एंडलेस होते हैं। एंडलेस मतलब अंतहीन होते हैं। वो इस तरफ भी आगे बढ़ती रहती है और इस तरफ भी आगे बढ़ती रहती है। और एक और होता है, उसे हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं उसको भाई? रे। रे एक ऐसी लाइन होती है, या लाइन का वो हिस्सा होती है जिसका एक हिस्सा तो क्या होता है, एंडलेस। जब भी कोई एंडलेस होता है तो वहां पर हम एरो लगाते हैं, है ना। यानी ये हिस्सा तो क्या है इसका, एंडलेस, यानी पता नहीं कहां जाएगा। और ये क्या है, इसका फिक्स हिस्सा है। तो रे जो होती है उसका एक हिस्सा तो होता है फिक्स और एक होता है एंडलेस। लाइन जो होती है, लाइन के दोनों हिस्से होते हैं एंडलेस। और जो लाइन सेगमेंट होती है उसके, सॉरी माय मिस्टेक, लाइन जो होती है, हाँ, उसके दोनों हिस्से होते हैं एंडलेस। और जो लाइन सेगमेंट होती है उसके जो दोनों हिस्से होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी वो बढ़ नहीं सकते आगे, है ना। हालांकि यूक्लिड ज्योमेट्री ये बोलती है कि भाई अगर कोई लाइन टर्मिनेटेड है, रुकी हुई है, तो उसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, वो अलग बात है ना। लेकिन लाइन सेगमेंट जो होती है वो लाइन का हिस्सा होती है जिसके दोनों हिस्से फिक्स होते हैं। ठीक है, इतना आप समझे मेरी बात? तो भाई सुनो, तो मैंने कहा कि ये लाइन नहीं है, ये तो रे बन गई ना फिर, कि भाई इस पॉइंट से आप किसी टेंजेंट का ओरिजिन कर रहे हो, ठीक है, और ये इस तरफ आगे बढ़ रही है, इस तरफ, लेकिन ये लाइन नहीं हुई। लाइन जो होती है वो इस तरफ भी आगे बढ़ेगी और इस तरफ भी बढ़ेगी। एक्चुअल में जो आपका टेंजेंट है वो ऐसा बनेगा फिर तो, आए ना। और अगर टेंजेंट, लाइन अगर टेंजेंट होगी तो आप समझ पा रहे हैं, फिर वो इस पर भी इसको इंटरसेक्ट करेगी और इस पर भी करेगी, दोनों पॉइंट्स पर करेगी। और अगर कोई ऐसी लाइन जो सर्कल के इंटीरियर से पास हो रही है,
तो भाई वो अगर 2 पॉइंट पर टच करेगी तो क्या वो टेंजेंट होगी? नहीं, वो क्या होगी? सीकेंट होगी वो तो। यानी एक बात हमको समझ में आई कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है और उससे मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, तो भाई कोई भी लाइन जैसे भी पास हो, कैसे भी पास हो, लेकिन वो हर हाल में सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करेगी और फिर वो टेंजेंट नहीं बन सकती, क्योंकि वो क्या बन जाएगी? सीकेंट। यानी हमको एक बात समझ में आई कि सर्कल के इंटीरियर में कोई पॉइंट है तो उससे तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो क्या अगर कोई पॉइंट टेंजेंट, मतलब कोई पॉइंट सर्कल पर हो, ऑन द सर्कल, तो क्या उससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई कि मैं इस पॉइंट से, जो पॉइंट सर्कल पर है, मैं इस पर या इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं सर्कल पर ही। तो मैंने कहा ट्राई कर लेता हूं। तो क्या मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर ये इस तरफ जाएगी और अगर ये इस तरफ भी बढ़े तो आप समझ पा रहे होंगे कि केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहां तो टेंजेंट बनने के चांसेस हैं। ओके, यानी अगर कोई भी पॉइंट सर्कल पर है तो उससे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। और ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि अगर सर्कल पर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पर हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा और ट्राई कर लेते, थोड़ा बहुत है, मन कर रहा है तो। ठीक है भाई, ये लो। अब मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल से बाहर है, ठीक है, तो क्या मैं इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? जी बिल्कुल, देखो ध्यान से। मैंने कहा भाई मैंने इस पर, सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। बात तो सही है। कहां पर किया है? कहीं यहां पर टच किया है इसने। सही बात है, ये बात तो सही जा रही है। ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? ऐसे। ओहो, यानी कि अब एक बात समझ में आई मेरे को, क्या? कि जो बाहर जो पॉइंट है एक्सटीरियर में, उससे मैं एक टेंजेंट और एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। सही बात है। क्या और टेंजेंट पॉसिबल है? जी नहीं। क्यों? अगर आपने इसके पास में खींचा ऐसे तो वो 2 पॉइंट पर टच करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। आपने ऐसे खींचा तो 2 पॉइंट पर करेगा टच, जो पॉसिबल नहीं है। आपने ऐसे किया तो भी करेगा 2 पॉइंट पर टच, जो पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरे को एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आया भाई? कि मेरे बंधु, अगर पॉइंट, मैं यहां लिख रहा हूं पॉइंट की पोजीशन, क्या लिख रहा हूं? पॉइंट की पोजीशन। और यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कलर चेंज करके मैं लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लो। अगर पॉइंट की पोजीशन कहां पर है? इंटीरियर, इंटीरियर है ना। अगर ऑफ सर्कल लिख लो, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ये अच्छा रहेगा। अगर पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है तो भाई कितने टेंजेंट बन सकते हैं? 0, यानी नो टेंजेंट। ठीक है भाई, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है, यानी सर्कल पर लाई करता है, तो आप जानते हैं एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, यानी कि वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो बाहर है, एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर है, तो आप क्या बोलेंगे? 2, यानी कि ओनली 2, मैक्सिमम। एक तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं, पर मैक्सिमम हम केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो हाँ। तो इतना समझ के आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को?
ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम पढ़ते हैं पहले एक, है ना, अच्छी सी, तो आपको समझ में आएगा। और लेकिन हाँ, इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं थोड़ी बहुत। वो ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और सर्कल पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस डिस्टेंस को, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी भले ही टेंजेंट इससे आगे जा रहा है, पॉइंट से आगे, उसको हम मेजर नहीं करते हैं। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो केवल जिस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं वहां से शुरू होगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक खत्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर P से शुरू हुआ है और A पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी PA। ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई थ्योरम पढ़ते हैं। क्या बोलती थ्योरम? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आप बताओ मुझे, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पर, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? दो, ओनली टू टेंजेंट्स। अब वो ये कहना चाहता है कि जो टेंजेंट्स हैं उनकी जो लेंथ्स हैं वो इक्वल होंगी। ओके, एक बार समझते हैं। सपोज करो ये सर्कल है भाई, ठीक, और कोई एक्सटीरियर में यानी एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई बाहर है, सपोज करो यहां पर कोई पॉइंट रखा हुआ है। अब मैं इस पॉइंट से, ये पी पॉइंट है, मैं इस पी पॉइंट से इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा, तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है? तो आप जानते हैं, एक तो ये टेंजेंट पॉसिबल है पहला, और एक टेंजेंट ये पॉसिबल है। ठीक है मेरे भाई, तो भाई एक तो P से लेकर मैंने माना A पॉइंट होगा और एक B पॉइंट होगा। यहां पर ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पर ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि P टू A यानी P से लेकर A इक्वल है P से लेकर B। ये इक्वल होंगे तभी क्या बोलेंगे हम कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। क्योंकि लेंथ क्या होती है? इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलो भाई प्रूव करते हैं एक बार। अब मैंने कहा आपसे कि सर ये सेंटर है, अगर मैं इसको सेंटर बोलता हूं O, तो इस पॉइंट से यानी सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो सर ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रेडियस। सर क्या ये एंगल 90 होगा? जी हाँ, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। सर ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या आपको बात समझ में आती है? सही बात है। अब मैंने एक काम किया, मैंने सेंटर से P पॉइंट को मिला दिया, कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर दो ट्रायंगल बन के सामने आती हैं। पहली ट्रायंगल है AOP और दूसरी है BOP। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब एक बात समझिएगा कि भाई AOP के अंदर क्या ये रेडियस है? जी हाँ रेडियस है। अच्छा, OBP के अंदर ये रेडियस है? जी हाँ रेडियस है। क्या ये एंगल 90 है? जी हाँ 90 है। क्या ये एंगल 90 है? जी हाँ 90 है। क्या ये वाली लेंथ जो OP है दोनों में कॉमन है? जी हाँ कॉमन है। तो क्या मैं ये बोलूं कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक तो राइट एंगल कॉमन है? जी हाँ, या इक्वल है। एक राइट एंगल के सामने क्या होती है भाई? हाइपोटेन्यूज, यानी ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है। और कोई एक साइड कॉमन है, यानी कि ये साइड हो गई, इक्वल है। तो क्या मैं RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? हाँ या ना? आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, ये क्लास 9th की बात है। तो मैंने कहा एक बार कि सर मैं ट्रायंगल लेता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOP। ठीक,
मैंने कहा कि सर मुझे पता है कि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ओ ए पी इक्वल है किसके, ट्राइंगल बीओपी के अंदर ये इक्वल है ओ बी पी एंगल के। क्यों? अब बोलेंगे ईच, इनमें से हर एक क्या है, ईच 90 डिग्री है। सही बात है। अब आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, जो कॉमन है। तो आप बोलेंगे ओपी इक्वल है किसके, ओपी के। क्यों भाई? ये कॉमन साइड है, ऐसा आप बोल दो। ठीक है भाई। आप जानते हैं कि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो आप बोलेंगे ओ ए इक्वल है ओ बी के, क्योंकि ये एक रेडियस है। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम आर यानी राइट एंगल, एच यानी हाइपोटेन्यूज, एस मतलब साइड, फ्रॉम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है ना। ट्राइंगल ए ओ पी इक्वल है एंड सिमिलर है यानी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ओ पी के। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इस स्टैंडर्ड से हम क्या बोल सकते हैं, इस मानक से, कि जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कुछ बताओ कौन कौन से पार्ट हैं भाई? तो आप बोलोगे इस ट्राइंगल में जो पी ए है, पी से लेकर जो ए यानी पी पॉइंट से लेकर 90 की ओर जाने वाली साइड इक्वल होगी दूसरी ट्राइंगल में पी से लेकर 90 की ओर जाने वाली साइड के, यानी पी ए इक्वल टू पी भी हो गया, यानी ये वाली लेंथ इक्वल हो गई इसके। सही बात है। और रेडियस पहले से ही क्या है, इक्वल है। ओपी दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है। अब कल को अगर मान लो वो ये बोले बाय चांस कि मैंने किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट्स, और मैंने सेंटर से उस पॉइंट को मिला दिया है, तो आप बताइए क्या ये जो एंगल बनेगा ये इसको बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ओपी जो है बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल में ए ओ पी जो एंगल है वो इक्वल है किसके, दूसरे वाले ट्रायंगल बीओपी के अंदर, यानी जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, तो हो गया बाइसेक्ट। जब वो ये बोल दे बाई चांस कि भाई एंगल ए पी बी को बाइसेक्ट करता है, तो बिल्कुल करेगा। ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, है ना, सीपीसीटी से। हमें केवल ये प्रूव करना था, बस दैट्स इट, कि भाई जब भी हम किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, और हम जानते हैं कि हम केवल दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इतना आपको बात समझ में आ गई? तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब है क्वेश्चंस आपके सामने, हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। जहां पर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि भाई उन्हें हम एमसीक्यू की तरह सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, फास्टेस्ट तरीके से, तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। बाकी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्या करेंगे, शॉर्टकट यानी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और फास्ट उसका आंसर निकालेंगे। दूसरा, हम उसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन देंगे, है ना, ताकि स्टेप मार्किंग में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। आपको करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है और आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है। तो अगर मान लो कल को ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे मुझे, क्या करेंगे? देखो भाई, पहले आप इसको पढ़ लो फिर सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। The distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, आपको सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ठीक है भाई, ओके, सपोज करो ये सेंटर O है। उन्होंने बोला है
किसी एक पॉइंट Q से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखो भाई, या तो टेंजेंट ड्रॉ होगा कहां से, यहां से, सही बात है, या टेंजेंट कहां से होगा ड्रॉ, थोड़ा दूर से होगा, बाहर से। तो देखो भाई, उन्होंने ये बोला है कि जो लेंथ है वो टेंजेंट की, वो है 24 सेंटीमीटर। तो देखो अब एक बात सुनना, हम पॉइंट से हम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पर। तो अगर पॉइंट यही वाला होता तो भाई इस पॉइंट से सर्कल की दूरी क्या है, 0। फिर तो टेंजेंट की लेंथ ही नहीं होगी। इस वाले पॉइंट से इसी सर्कल पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पॉइंट से सर्कल कितना दूर है, बिल्कुल दूर नहीं है, वो तो पॉइंट सर्कल पर ही है। तो ये वाला केस तो नहीं है, ये वाला केस नहीं है, यानी पॉइंट दूर है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा ठीक है, इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो चलो मेरे भाई, तो मैंने इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पर, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है, इससे ड्रॉ किया है। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25। तो भाई ये जो है डिस्टेंस, ये 25 है। तो आपको सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो मैंने कहा मुझे इतना पता है बस कि सेंटर से टेंजेंट जहां पर टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, वहां पर एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा होगा, सही बात है। सपोज करता हूं कि सर ये पॉइंट P है, तो हमें निकालना क्या है, हमें OP की लेंथ निकालनी है। अब मैंने आपको समझाया था सर बहुत टाइम पहले, यानी आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में, कि जब हाइपोटेन्यूज, देखो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड के बीच का अंतर केवल एक हो, एक ओनली वन का डिफरेंस हो, तो हमें एक हिंट मिलती है। क्या हिंट मिलती है कि अगर इन दोनों का सम मैं देखता हूं तो 49 आता है। कितना आता है, 49। क्या ये 49 किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है? जी हाँ, ये 7 का स्क्वायर होता है। तो ये किसी 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 ऑड नंबर है। और हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट से, ट्रिपल से, कि ऐसा केस तब बनता है जब हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करके उसे दो नंबरों में ब्रेक कर रहे होते हैं, 24 और 25 में। और वो नंबर ऐसे होते हैं जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होता है। तो हम उल्टा जा रहे हैं कि भाई इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी इनका सम क्या होगा, पहले 49। ये किसका स्क्वायर होगा, 7 का, यानी ये साइड 7 होगी पक्का, यानी इसकी रेडियस क्या बैठ जाएगी भाई, 7 फॉर श्योर। ठीक, आपको बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात ये, देखो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7। अगर मान लो ये प्रूव करना हो तो, या निकालना ही हो तो कैसे करेंगे, तो उसे भी कर लेते हैं भाई, है ना। हम बोलेंगे भाई क्या, अब हम दे रहे हैं इसका जस्टिफिकेशन फ्रॉम फिगर, ठीक है। OPQ, ट्राइंगल OPQ is a right angle triangle. सही है भाई, ठीक है। Therefore, from Pythagoras theorem, क्या बोलेंगे भाई हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज यानी कि OQ, OQ का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा OP के स्क्वायर के प्लस PQ के स्क्वायर के। आपको बात समझ में आ रही है? OQ 25 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर दिया हुआ है। OP हमको पता नहीं है, निकालना है हमको, तो OP जो रेडियस है। PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ओपी का स्क्वायर ये हो जाएगा 576। देखो आपको 25 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए आइडियली, टाइम बहुत बच जाता है हमारा। ये आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल है किसके, ओपी के स्क्वायर के। तो भाई ये बचेगा कितना आपका, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर। यहाँ पर ओपी का स्क्वायर हमको नहीं निकालना, ओपी निकालना है तो स्क्वायर यहाँ भेजना पड़ेगा, जो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, इसका। ठीक है भाई, तो भाई आप जानते हैं यहाँ से 7 बाहर आएगा, यहाँ से सेंटीमीटर बाहर आएगा। पर ध्यान रखना क्या होगा, यहां पर आएगा भाई प्लस माइनस, क्यों, अगर डिग्री 2 है ना तो फिर रूट्स भी 2 ही आते हैं। पर देखो भाई, हम नेगेटिव डिस्टेंस कंसिडर नहीं करते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। तब क्या बोलेंगे, ओपी इक्वल आएगा क्या, प्लस का 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आप बोलोगे देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़े, आप इसका फोटो ले सकते हैं, हम तो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना, आप इसको पढ़ लो एक बार और सॉल्व कर लो, फिर मैं करूंगा। देखो भाई, इस फिगर में क्या हुआ है, उसने बोला है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक तो टी से लेकर पी तक का टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक टी से लेकर क्यू तक का टेंजेंट ड्रॉ किया है। पी और क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओ इसका सेंटर है। एंगल पी ओ क्यू 110 दिया हुआ है, आपको ये निकालना पड़ेगा क्या, पी टी क्यू। तो देखो भाई कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनता है, 90। यहां भी क्या बनेगा, 90, क्यों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप ये देखिए कि क्या पी टी क्यू ओ और फिर से पी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या 4 साइड से मिलकर बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल है। तो भाई दुनिया में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी 4 टांगे हैं, उसके सारे एंगल का सम क्या बनता है, 360 बनता है। तो 360 में से 90 ये निकल गया, 90 ये निकल गया, यानी कि 180 तो बाहर निकल गया। क्या बचा अभी, अभी बचा 180। अब इस 180 जो बचा हुआ है उसमें से भी 110 और निकल गया बाहर, बताओ क्या बचेगा, 70। तो 70 इसका हिस्सा होगा फिर तो, बस तो हो गया, यानी ये एंगल क्या बैठेगा, 70 डिग्रीज। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, जो भी हमने सोचा है अभी वैसे ही सॉल्व करना है हमको, ठीक है। आप बोलोगे फ्रॉम फिगर, क्या बोलेगा फ्रॉम फिगर से, कि जो एंगल ओ पी टी है वो इक्वल होगा एंगल ओ क्यू टी के, और ये दोनों होंगे इक्वल किसके, 90 डिग्री के। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, पक्की बात है। या आप ऐसा लिख दो कि भाई ओपी है ना इज परपेंडिकुलर टू टीपी कॉमा ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऐसा भी आप बोल दो, आपकी मर्जी है। इतना हो गया। अब आप बोलोगे बिकॉज बिकॉज ओ पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर आप बोलेंगे सारे एंगल का सम कितना बैठ जाएगा, 360। तो आप कर लो सम सबका,
POQ, एक तो एंगल आ गया POQ प्लस, आगे बोलो OPT, आगे बोलो OQT, आगे बोलो PTQ। इन चारों का सम कितना बैठेगा भाई? 360 डिग्रीज बैठेगा। POQ कितना दिया है? 110 डिग्री, OPT 90 डिग्रीज, OQT 90 डिग्रीज, PTQ ये तो फाइंड आउट करना है, इसे कैसे निकाल सकते हैं सर? इनका इनका सम क्या बैठेगा? 180 और 280, 290 कितना बैठेगा? 290 डिग्रीज, PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर आपको PTQ की वैल्यू निकालनी है तो आप 360 डिग्रीज में से क्या माइनस कर देंगे? 290 डिग्रीज। आपके सामने क्या आंसर आएगा? PTQ एंगल इज 70 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर? चलो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं क्या? आपका हो तो ये लो भाई, थर्ड क्वेश्चन। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degrees। देखो इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट्स PA और PB जो हैं दोनों, है ना, जो कि किसी पॉइंट P से ड्रॉ किए गए हैं किसी सर्कल पर जिसका सेंटर O है, तो जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड, आपस में वो झुके हुए हैं, टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री पर झुके हुए हैं। तो आपको POA एंगल फाइंड करना है। देखो भाई ये एक सेंटर है, एक सर्कल है, मैं सेंटर कह रहा हूं, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, सपोज करो O सेंटर दिया हुआ है। अब एक पॉइंट है P बाहर, जो बाहर दिया हुआ है। आप जानते हैं अगर दो टेंजेंट तो बाहर से ड्रॉ होते हैं, है ना? तो भाई एक टेंजेंट तो ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि जो एंगल, ये जो टेंजेंट्स हैं आपस में 80 डिग्री पर लाई करते हैं, यानी इंक्लाइंड है। ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, डिग्रीज। ठीक है, तो ये P पॉइंट है, ये भाई A पॉइंट है, तो PA और PB। अब उसने बोला है कि आपको POA निकालना है, तो POA कहां बनता है भाई? तो PO और A, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा है POA। इतना मुझे मालूम है कि सर ये वाला एंगल तो 90 होगा। ठीक है, और मेरी आत्मा ये भी बोलती है, क्या बोलती है? यहां से लेकर यहां तक भी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 होगा। देखो ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कैसे होते हैं? RHS से। दोबारा देख लो, R R। ठीक है, सामने का हाइपोटेन्यूज कॉमन है HH, और रेडियस क्या होती है? इक्वल, साइड साइड। तो RHS से क्या होगा? दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर ये पूरा 80 दिया है तो इसको दो पार्ट में आप बांट दो, ये 40 होगा, ये भी क्या होगा? 40। क्लियर? अब हमसे ये पूछा है, तो मैंने कहा देखो भाई 90 डिग्री ये होता है, इन तीनों का सम क्या बनेगा? 180 बनेगा। तो भाई 180 में से 90 ये गया, 40 ये गया, तो क्या बचेगा? 50 डिग्री बचेगा बस। ये भी क्या होगा? 50। सही बात है ना? तो अगर आपसे ये पूछ लेता बताओ कि AOB क्या होगा, तो 100 होगा। कॉमन सेंस है ना? तो क्या एंगल होगा भाई? एंगल होगा 50 डिग्री। तो क्या मैं इसको यहां पर मार्क कर सकता हूं? जी हाँ, मार्क कर सकते हो, या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है,
इसके तरीके भी दो हैं, आपकी मर्जी है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो भाई, मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या बोलेंगे आप फिगर से? ट्रायंगल लेते हैं हम, है ना। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ए ओ पी ले लीजिए आप, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी ओ पी ले लीजिए। तो सेम प्रूव कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, सेम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आप चाहें तो आप इसमें आर एच एस भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? देखो, क्योंकि एक बात तो हम जानते हैं पहले से, ये तो रेडियस है, ठीक है, जो इक्वल है, ये कॉमन साइड है, दोनों में इक्वल है। और आप जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो उनकी लेंथ भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप इसमें एस 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 रूल भी लगा सकते हैं, है ना, एस एस एस, साइड 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 रूल। आप इसमें आर एच एस भी लगा सकते हैं, ठीक है। और तो और आप इसमें एस ए एस भी लगा सकते हैं। कैसे? दोबारा देखो, क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है? जी हाँ इक्वल है। क्या रेडियस आपस में इक्वल है? जी हाँ इक्वल है। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है? जी हाँ है। तो भाई ऐसे एस बना, नहीं बना? बन गया। तो आप कोई सा भी रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं इसको सिंपल एस 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 से, क्योंकि एक बार मैं इसको सॉल्व कर चुका हूं इससे, अब करूंगा सॉल्व इससे, ठीक है। चलो, तो भाई मैंने बोला सबसे पहली बात कि ओ ए इक्वल है किसके? ओ बी के। क्यों भाई? क्योंकि आप बोलेंगे सर ये है रेडियस, ठीक। अब आप बोलेंगे ओपी इक्वल्स टू है ओपी, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ये तो कॉमन है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ए पी, या फिर आप पी ए बोल लो। पी से ए तक की जो लेंथ है वो इक्वल होती है किसके? पी से लेकर बी तक की। आप बोलेंगे इक्वल टेंजेंट्स। आप बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, है ना, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से? ए ओ पी इक्वल है, सिमिलर है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल बी ओ पी के, सही है ना, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर फ्रॉम सीपीसीटी, फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे क्या हो जाएगा? उससे आप ये बोलेंगे कि जो एंगल ए पी ओ है, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके? इस वाले एंगल के। इसे आप क्या बोलेंगे? बी पी ओ। तो आप बोलेंगे अगर इतना है तो एक बात तो जानते हैं, अगर इतना आपने बोल दिया है तो एक बात तो हम जानते हैं कि भाई ए पी ओ एंगल और बीपीओ एंगल जब मिलेंगे तो पूरा एपीबी एंगल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? और आप ये बोल रहे हैं कि सर एपीओ और बीपीओ बराबर है, तो मैं बीपीओ को भी एपीओ मान सकता हूं, और जो एपीबी है वो तो पूरा 80 डिग्री है, यानी कि डबल ऑफ एपीओ इक्वल्स टू 80 बनेगा डिग्रीज में। तो अब मैं पूछूं एंगल एपीओ कितना होगा, तो आप बोलेंगे 80 डिग्रीज का हाफ होगा। एंगल एपीओ इक्वल होगा 40 डिग्रीज के, ठीक है। इतना हमको समझ में आई मेरी बात? तो अगर भाई ये एंगल हमको 40 मिल चुका है और ये 90 है, तो ये तो हम निकाल लेंगे। तो आप इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो भाई मैंने बोला अगर ये 40 आ चुका है, देयरफॉर, जैसे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा?
इस बार मैं ट्रायंगल ले रहा हूं AOP ट्रायंगल, बस ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। उसमें क्या होगा, तीनों को सम चेक करूंगा मैं। ठीक है भाई, तो एक तो होगा आपका OAP प्लस 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 APO, ठीक है, एंगल, सॉरी एंगल आएगा यहाँ पे, प्लस POA, इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्रीज। OAP को हम 90 डिग्रीज, वो तो होता है, उसको मानेंगे मानेंगे। APO जो होता है वो 40 डिग्रीज, अभी प्रूव किया है। तो भाई आपको POA मिल जाएगा। तो POA इक्वल होगा 180 डिग्रीज माइनस, इन दोनों का सम क्या आएगा, अभी नहीं कर रहा माइनस यार, है ना, पहले है आराम से लिख दे रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। बस देखो, स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर को आपके आंसर ढूंढने नहीं पड़े, बस पता नहीं कहाँ से लेकर आया है, कैसे लिख दिया, ये वाली बात ना हो, उसे बोलते हैं स्टेप मार्किंग। देखो, अरे भाई सॉरी, माइनस तो किया ही नहीं है बातों बातों में। तो ये होगा POA इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? प्लीज नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, ट्राई कीजिए इसको एक बार। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। क्या बोला है भाई? आपको ये प्रूव करना है कि जो डायमीटर के लास्ट सिरों पर जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो पैरेलल होते हैं, और इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, आपको मालूम होगा तो, है ना, एक्सरसाइज 10.1 में। एक बार ट्राई करो। चलो भाई ट्राई कर लेते हैं। देखो भाई, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई इसका डायमीटर मान सकते हैं आप, चलो ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इस डायमीटर के दोनों सिरों पर, यानी ये एक एंड है और ये भी इसका एंड है, तो इन दोनों एंड्स पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और आपको ये प्रूव करना है कि वो आपस में पैरेलल है। तो चलो भाई करते हैं एक बार। देखो भाई, इस पर मैं ऐसे तो कोई टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा, क्यों, फिर तो बन जाएगा सीकेंट, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ड्रॉ हो सकता है बस केवल, ऐसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दो जगह पर काट सकता है उसको, बिल्कुल ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे, है ना। ऐसे सेकंड वाला भी ऐसे होगा, ऐसे। अब आपको ये प्रूव करना है, सपोज कीजिए कि भाई ये है टेंजेंट, ऐसे करना है, ये लाइन होती है तो हमें एरो लगाना पड़ता है। ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो ए बी और सी डी क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एन है, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, हम जानते हैं, समझना बहुत ध्यान से, कि भाई ओ से लेकर एम तक है तो रेडियस ही, तो रेडियस के साथ में जो टेंजेंट होता है वो कैसा भी टेंजेंट हो वो 90 पर रहेगा या नहीं रहेगा, यही बात है। अब देखो भाई, सेम ओ से एन भी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लाइन है, टेंजेंट एक लाइन है और ये एंगल 90 है, तो ये वाला भी क्या बचेगा, 90 बचेगा, ये वाला भी क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर कोई दो लाइन जा रही हैं, उनकी एक ट्रांसवर्सल है, तो भाई दोनों एक तरफ के एंगल यानी को इंटीरियर एंगल्स अगर उनका सम 180 डिग्री बन जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो दो लाइन हैं
जिनको ट्रांसवर्सल काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपस में होंगे पैरेलल लाइन। यानी कि ये टेंजेंट्स जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर हैं, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है भाई, तो बस हमको यही लिखना है। तो चलो एक बार लिख लेते हैं। आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर यहां पर एक पॉइंट लिखना है मेरे को बी, ये बी पॉइंट आएगा, यहां पर डी पॉइंट आएगा। फ्रॉम फिगर ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स, है ना, टू अ सर्कल टू अ सर्कल at the ends of a diameter। कितना बोल दिया आपने? आप बोलेंगे सिंस, बिकॉज ओ एम, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी, है ना, पक्की बात, ओके। देयरफॉर वी कैन से कि एंगल ओ एम बी 90 डिग्री होगा, इतना हम कह सकते हैं। एंड हम एक बात और जानते हैं कि ओ एन, आप यहां लिख देना ओ एम क्या है, ओ एम है रेडियस। ओ एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ओ एन क्या है भाई, ओ एन है रेडियस। इतना हम कह सकते हैं कि भाई जो एंगल ओ एन डी होगा वो इक्वल होगा 90 डिग्रीज के। अब देखो भाई, ये एंगल 90 हो गया है, ये एंगल 90 हो गया है, ठीक है। और ओ एम प्लस ओ एन क्या बनेगी, लाइन, बिकॉज ओ एम प्लस ओ एन इक्वल क्या होता है, एम एन, जो कि क्या बनेगी, ये बनेगी ट्रांसवर्सल, है ना। एंड ओ एम बी प्लस ओ एन डी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। देयरफॉर, है ना, ओ एम बी प्लस, यहां पर और लिख लो एक बार, ओ एन डी कितना बन गया भाई, 180 डिग्रीज। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, आप चाहो तो आप ऐसा लिख दो यहां पर आपस में, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, खत्म, ये क्वेश्चन भी हो गया, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। चलो भाई ट्राई करते हैं। सपोज करो ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो भाई मैंने बोला कि भाई मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलो मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? जी नहीं, ये पी पॉइंट है और ये ए पॉइंट, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आपको ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करने वाला हूं इस पर, ऐसे करके, ऐसे,
है ना भाई। आपको ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास होता है, यानी कि यहां पर कोई ओरिजिन ओ होगा वहां से पास होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान लीजिए कि ये सेंटर से पास नहीं होता है। हम नहीं मान रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पता कि सेंटर यही है इसका, हमें नहीं पता। तो इतना बोला है कि हाँ सर परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया है, पर ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास होना है ये नहीं पता। ये पता नहीं है हमको, है ना, कि सेंटर से ही पास हो रहा है। क्या पता सेंटर यहां पर हो और ये सेंटर से बाहर निकल जाए। ऐसा उसने सीन दिया है सोचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मैंने एक चीज सोची कि सर आप एक बात एज्यूम कीजिए कि अगर मैं किसी भी पॉइंट से सर्कल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट मान लो सेंटर है, रेडियस के साथ में कितना एंगल बनाता है, तो आप बोलेंगे 90। समझना अच्छे से, बहुत ध्यान से दोबारा देखो। अभी तो उसने ये बोला है कि भाई ये टेंजेंट है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यानी 90 का एंगल दे दिया उसने। आपको ये प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास होता है। ठीक। अब मान लीजिए कि मैंने तो ये पढ़ा हुआ है जब भी मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो भाई टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ में परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज करो कि ये लाइन तो सेंटर से पास नहीं हो रही है ना, तो भाई ये सेंटर है बाय चांस मानिए, तो भाई यहां से जो लाइन जाएगी यहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, वो तो 90 होनी चाहिए। आया ना, बिल्कुल। यानी कि ये वाला एंगल 90 होना चाहिए। अब समस्या ये है कि अगर ये 90 है तो उसने तो ये वाला 90 दिया है पहले से ही कि परपेंडिकुलर है भाई साहब, और अलग अलग दो लाइन परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये वाला एंगल कहां जाएगा, फिर ये वाला एंगल, अगर इतना एंगल 90 हो जाएगा तो फिर ये वाला एंगल का जीरो था। यानी कि तभी पॉसिबल है कि भाई ये वाली लाइन और ये लाइन, यानी ये एंगल गायब हो जाए, ये एंगल ना रहे। अगर ये रेडियस है तो ये 90 पे पक्का होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी रेडियस और टेंजेंट 90 पर होते हैं। पर उसने हमें ये भी दिया है ना कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो 90 पर है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो यानी ये वाला एंगल कहां जाएगा? वही देखो, या तो रेडियस वाला केस ठीक होगा या फिर जो दिया है वो ठीक होगा। और दिक्कत ये है कि दोनों ही ठीक है। रेडियस भी क्या होती है 90 पर होती है और ये दिया है परपेंडिकुलर। यानी कि ये केस तब पॉसिबल है कि ये वाला गैप ना बचे और ये आपस में ओवरलैप हो जाए, यहां पर हो जाए। आई बात समझ में नहीं आई? यानी ये केस तभी पॉसिबल है। इस वक्त क्या होगा, रेडियस भी 90 पर होगी और ये लाइन भी 90 पर ही होगी। यानी कि ये लाइन जो होती है ये रेडियस से पास होती है, यानी ये रेडियस के साथ में क्या है, कोइंसाइड करती है। और अगर ये लाइन रेडियस के साथ में कोइंसाइड करती है तो भैया रेडियस तो सेंटर से पास होता है। बहुत बढ़िया, यानी ये लाइन भी सेंटर से पास होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हमको यही लिखना है उसमें। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, लेट अस अज्यूम O is the center of circle है ना, and OA is the radius, and PA is the tangent AB is perpendicular है ना, perpendicular AB is perpendicular
टू द टेंजेंट। इतना हमने लिख दिया। अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो भाई ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। सही बात है, यानी रेडियस जो होगी वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर जो एंगल ओ ए पी होगा वो 90 डिग्री होगा। इतना हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? जी हाँ, बोल सकते हैं। एंड हम ये भी जानते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है कि भाई जो बी ए है, एक परपेंडिकुलर दिया है हमें ऑलरेडी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरम से। अब देखो यहाँ पर थ्योरम 10.1 5.1 ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ये थ्योरम थ्योरम है। ठीक है ना, आपको नंबर याद नहीं करने के। थ्योरम फिफ्थ थ्योरम है, सिक्स थ्योरम है, ऐसा कुछ नहीं। या तो उसका स्टेटमेंट लिख दो या सिंपल थ्योरम का रेफरेंस कर दो। आगे देखो भाई, अगर बी ए परपेंडिकुलर है ए पी पर तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई एंगल बी ए पी 90 होगा? बट हम एक बात जानते हैं, ओ ए पी इज नॉट इक्वल टू क्या? बी ए पी। फ्रॉम फिगर जैसा हम देख पा रहे हैं ऐसा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आपको ये लिखना नहीं है हालांकि, है ना। तो हम ये कह सकते हैं फिगर से इक्वल नहीं है। पर सर अगर ये भी 90 है और ये भी क्या है 90, तो ये इक्वल होने आवश्यक है। ओ ए पी एंगल इक्वल है किसके? बी ए पी के। यानी ओ से शुरू होना है, ए पी तक जाना है, बी से शुरू होना है, ए पी तक जाना है। तो ये दोनों एंगल कब इक्वल होंगे? ये तभी इक्वल होंगे जब देयरफॉर देयरफॉर जो ए बी साइड है, कौन सी? जो ए बी आपको दिख रही है, ए बी को इनसाइड विद ओ ए। अगर ओ ए के साथ कोइंसाइड करती है तो ही ये वाला केस पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो आप इसलिए ऐसा कह सकते हैं। और ओ ए क्या है? रेडियस है। तो देयरफॉर, ठीक है भाई, ए बी यानी जो परपेंडिकुलर है ए बी पासिस थ्रू सेंटर। अगर ए बी ओ ए यानी रेडियस के साथ कोइंसाइड करती है तो फॉर श्योर ए बी पासिस थ्रू सेंटर। ठीक है भाई, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। ठीक है मेरे भाई, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं आगे बढ़ता हूं, ट्राई कीजिए। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अला वाला वाला आप पढ़ लीजिए इसको, आपका हो भला। देखो भाई, सॉल्व करते हैं ना। ये एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है भाई, और ये है इसका सेंटर ओ। एनी प्रॉब्लम? वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से जो दूर है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो भाई एक जो पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है? भाई वो दूर है आपका 5। तो मैं इसको मानता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर दूर है। ये होता है सेंटीमीटर, मेरी वो टंग पे आता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो उसको माइंड मत करना, है ना। आई नो कि ये सेंटीमीटर ही होता है, पर मैं बोलता ही ऐसा हूं। ठीक है भाई,
तो ये बोल रहा है कि जो 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर, ऐसे पॉइंट से, ए पॉइंट से जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो चलो मान लेते हैं एक बार कि भाई आपने यहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, सपोज करने के लिए, इसकी लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो दिक्कत किसी को, सपोज ये सर ये बी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उसने पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो भाई इसको हम कर देंगे सेकंडों में सॉल्व। क्यों करेंगे भाई, हमने पढ़ा हुआ है सारा कुछ पहले ही। अगर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो 5 है और कोई एक साइड उनमें 1 का डिफरेंस हो, तो उनका हम सम कर लेंगे। 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी 3 जो साइड होगी वो ये वाली होगी, तो ये क्या होगी, रेडियस। खत्म आंसर। 3, 4, 5, तीन इसका आंसर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, पर फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेते हैं, आप रोइए मत प्लीज। चलो, तो मैंने कहा भाई फ्रॉम फिगर लेट OB इज द रेडियस। ठीक है, इतना बोल दिया फ्रॉम फिगर, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और है एक चीज और लिख दो, बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो दिख रहा है वैसे भी, क्या लिखे छोड़ो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप बोलेंगे सर ओ ए का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ओ बी के स्क्वायर के और ए बी के स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर, ओ बी मुझे पता नहीं है, ए बी होगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होगा ओ बी स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ के ट्रांसफर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होगा ओ बी के स्क्वायर के। तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। हमें ओ बी का स्क्वायर नहीं, हमें केवल ओ बी चाहिए। अगर ओ बी चाहिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाहर आएगा +-3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ओ बी। और ओ बी की लेंथ नेगेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे केवल प्लस वाली लेंगे, पॉजिटिव। ओ बी इक्वल्स टू आएगा 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक भाई, क्या आपको बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं हम, आप कहो तो। चलो भाई इसे भी करो सॉल्व एक बार। टू कंसेंट्रिक, यानी कि जिनका सेम सेंटर हो, दोनों का सेंटर एक ही है, उन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। चलो भाई ट्राई करते हैं। देखो भाई, मैं एक पॉइंट को सेंटर मानता हूं, मानो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और मैंने इस पर रखा है क्या, इस पर रखा है हमने, आ जाओ भाई साहब नीचे को, कंपास। और मैंने इतना डिस्टेंस लिया है, मैंने सर्कल खींच दिया, ठीक है। अब एक तो ये हो गया,
अब मैं एक और सर्कल खींचूंगा विद द सेम सेंटर, ये मानिए। तो क्योंकि दोनों का मैंने सेंटर सेम लिया है तो इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। लेकिन रेडियस मैंने चेंज की थी, यानी इनकी रेडियस अलग अलग होगी और सेंटर सेम होगा, इन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है भाई। उसने बोला है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की जो कोड है उसकी लेंथ निकालनी है जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को टच करती है। मैंने कहा ठीक है, अभी हम टच ही करा देते हैं। तो कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा, अरे हाँ है ना। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सीधा कर दूं तो कोई दिक्कत किसी को भाई को, ये लो, ठीक है भाई। तो इतना हम जानते हैं कि भाई यहां से लेकर यहां तक तो होगी रेडियस सर्कल की, जो कितना होगी 3 सेंटीमीटर, सही बात है। सपोज ये सेंटर ओ है, और अगर हम बात करें बड़े वाले सेंटर की यानी बड़े वाले सर्कल की, तो भाई ये होगी बड़े वाले की रेडियस जो क्या दी है हमको 5। अब एक बार के लिए आप सोचो कि इसमें केवल बड़ा ही सर्कल है, स्मॉलर नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा सीन बनेगा? ध्यान से देखिएगा कि भाई ये तो सेंटर ओ है, ऐसा बनेगा सीन, देखना। और अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, जस्ट वेट। और ये है उसकी कोड, और भाई यहां से हमने ड्रॉ किया है क्या, एक परपेंडिकुलर, और ये है उसकी रेडियस। तो आप एक बात जानते हैं क्लास 9 से कि भाई जो कोड होती है, कोड पर जो हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इसको हाफ हाफ इक्वल इक्वल बांट देती है। ये हम क्लास 9 से पढ़ चुके हैं। अगर ये परपेंडिकुलर, अगर कह रहा हूं मैं, अगर ये ओ से लेकर एम तक परपेंडिकुलर है तो भाई ये लेंथ अगर मैं इसको ए मानूंगा और इसको बी मानूंगा तो ए से लेकर एम बराबर होगी एम से लेकर बी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए तो इसका डबल हो जाएगा, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी पूरी। पर ये कब मालूम पड़ेगा? इधर पहले तो मालूम पड़े क्या कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तब मालूम पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि जब कोई टेंजेंट होता है, सपोज करो ये टेंजेंट है, ठीक है, और अगर ये रेडियस यहां से ड्रॉ की जाए सेंटर से, तो क्या टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते? सही बात है, ये तो बात सही है। 1 लाख रुपए की बात कर दी आज। तो भाई मैंने कहा अब आप बताओ मुझे, क्या छोटे वाले सेंटर के लिए ये जो कोड है क्या ये परपेंडिकुलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा नहीं होगा परपेंडिकुलर। यानी कि अब मैं एक बात देखूं कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, यानी कि ये इसके सामने का 5 दिया हुआ है और एक साइड ऑड नंबर दी हुई है। तो मैं ट्राई करता हूं कि ये निकल के आता है या नहीं आता है। तो 3 जो ऑड नंबर दिया है, 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 9 होता है। 9 को 2 नंबरों में ब्रेक करना है कि एक ज्यादा और एक कम हो जाए। तो आप बोलोगे 4 और 5। क्या 5 हाइपोटेन्यूज होती है? जी हाँ होती है। क्या वो दी हुई है? जी हाँ दी हुई है। तो ये पक्का 4 हो जाएगी। अगर ये 4 है तो 4 ये हो जाएगी, यानी इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? वो 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि पहले हमको ये मालूम पड़े कि ये परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा है तो ये आपस में इक्वल इक्वल होंगे। अब ये मालूम हो तो ये भी आ जाएगा, डबल कर लेंगे तो पूरा 8 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 8 होगा, ठीक है। पर चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो भाई इसको मैं ए पॉइंट मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं एम पॉइंट मानता हूं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो किसी को? ठीक है। तो मैंने कहा लेट
है ना। ओ एम is the radius of a smaller circle. A smaller circle, and OB is that of larger circle. ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भाई, और ऐसा लिख दो एंड में, एज शोन इन फिगर। AB is the chord। ठीक भाई, ठीक है भाई। आप बोलोगे therefore OM is perpendicular to MB, है ना। क्यों भाई? M जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो क्या बन जाएगी भाई? वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि भाई फिर तो ए एम इक्वल है किसके? एम बी के, है ना। क्यों? देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कोड, इतना भी लिख दो। परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस बाइसेक्ट्स द कोड। अगर ए एम इक्वल टू एम बी है तो मैं ये कह सकता हूं ना भाई, क्या अगर मुझे ए बी निकालना है तो मैं एम बी का डबल कर दूंगा। एम बी का डबल चाहिए। अब लगाओ भाई क्या, पाइथागोरस। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल एम ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे आप कि सर ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ओ एम के स्क्वायर के प्लस एम बी के स्क्वायर। ओ बी जो है वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, और जो ओ एम है वो होगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीन को देखता हूं तो बहुत देर तक गर्दन दुख जाती है। ठीक है भाई, चलो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एम बी का स्क्वायर। ये आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होगा एम बी स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस इक्वल्स टू एम बी। पर एम बी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि वो लेंथ है, क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अगर एम बी की वैल्यू क्या आ गई भाई? 4 सेंटीमीटर, तो आप उसका डबल करेंगे और ए बी आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड जो आपने ए बी मानी हुई है वो क्या है? वो है डबल ऑफ एम बी, यानी कि 4 सेंटीमीटर का डबल
यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आज इतना बहुत है भाई, है ना। मैं देखता हूँ कितना टाइम की होगी वीडियो, 1 सेकेंड। तो भाई ये हो चुकी है 1 घंटे 15 मिनट, तो काफी है भाई। अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो से, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ाएंगे, है ना, आगे से। चलो भाई ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है, काफी है। मिलते हैं कल यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।